नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी ग्लोस पर। और पीआईबी न्यूज एनालिसिस लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। हम लोग अगस्त मंथ में लास्ट वीक को आज कवर करने वाले हैं। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि सर आज इतनी लेट कैसे हो गए। तो लेट इसलिए हो गए, थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था जिसके कारण मैं सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन अभी हम लोग जो है वो अगस्त मंथ का सेशन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में सितंबर फर्स्ट वीक का जल्दी सेशन जो है वो आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त जाया किए। तो चलिए, कुछ देर की खामोशी है और फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। चलिए इसी कोट के साथ में शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन सेशन की। आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी और इसके साथ में क्विज जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। दीपक इंदौरा 021 ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, आप लोग बेझिझक मुझसे पूछिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रोहिंग्या के बारे में। रोहिंग्या, क्या वास्तव में रोहिंग्या कोई रिलीजन है या रिलीजन के अंदर कोई कम्युनिटी है, कोई कास्ट है? देखिए बेसिकली रोहिंग्या जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज को बोलने वाला जिस भी रिलीजन का है, जिस भी कास्ट का है, उसको उससे रिलेट कर लिया जाता है। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स होते हैं, रोहिंग्या लैंग्वेज को बोलने वाला अगर मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो मुस्लिम जो है वो रोहिंग्या मुस्लिम है। अगर वो हिंदू बोल रहा है तो रोहिंग्या हिंदू वो कहलाएगा। तो बेसिकली मुद्दा ये रोहिंग्या मुस्लिम्स का है, हिंदुओं का नहीं है। तो रोहिंग्या एक लैंग्वेज है जो कि शुरुआत में हम लोग कहें कि श्रीलंका है, दक्षिण एशिया है, वहां से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन व्हाट इज इंडियाज पॉलिसी ऑन द रोहिंग्या, रोहिंग्या को लेकर हमारे क्या ओपिनियंस हैं, क्या हमारे प्लानिंग्स हैं, इंडिया जो है वो कैसा ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लेक्चर की। कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखेंगे, रोहिंग्यास क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो रोहिंग्या के पास में जो है वो कोई ऑप्शन है और रोहिंग्या का इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ में ही व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन रिफ्यूजी, इंडिया आखिरकार रिफ्यूजीज के साथ में कैसा ट्रीट करता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि रिफ्यूजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पूरे वर्ल्ड वाइड वो रही है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और खास तौर पर अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर छिड़ा हुआ है, यहां पर यूक्रेनीज जो हैं वो कहां पर पहुंच चुके हैं, यूरोप के कई कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। और यूएसए मैक्सिको की बॉर्डर आप लोग देखते हैं, कई बार जो है मैक्सिकन्स वो अमेरिका के अंदर प्रवेश करने की भी कोशिश करते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स उनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए इन चीजों को हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखिए। रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे यूनियन हाउस मिनिस्टर जो है, हाउसिंग मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्वीट किया और रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज हैं उनके बारे में कहा कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी फ्लैट्स बने हुए हैं उनके अंदर ट्रांसफर किया जाए रोहिंग्यास को, क्योंकि उनके रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसीलिए उनको दिल्ली के अंदर बेसिकली यहां पर कंसर्न जो है वो दिल्ली का सामने निकल कर आया है और दिल्ली के अंदर उनको क्या किया जाए, वहां पर ट्रांसफर किया जाए उन घरों के अंदर जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए बनाए गए थे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर यहां पर जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये कहा कि भारतीय जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन है 1951 का, उसका जो है वो सम्मान करता है, इंडिया जो रेस्पेक्ट करता है। यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 की उसकी पालना भी करता है और सभी को शरण देना चाहता है। लेकिन जाति, धर्म या पंथ चाहे उनका कुछ भी हो, हम जो है उसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। बेसिकली आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 15 और 16 जो है वो पढ़े होंगे। जैसे आर्टिकल नंबर 15 की बात करें तो वहां पर 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और हम लोग आर्टिकल 16 की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर कुल 7 बेसिस हैं जिनके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट का एक ओपिनियन है कि चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेट करे, किसी भी रेस से हो, रिलीजन से हो, तो उनके साथ में कोई भी जो है वो भेदभाव नहीं होगा। अब रोहिंग्या की लोकेशन एक बार हम लोगों को अच्छे से क्लैरिफाई कर लेनी चाहिए। यहां पर मैप में आप लोग देख सकते हैं कि म्यांमार जो है, म्यांमार का एक दक्षिणी स्टेट है, साउथ स्टेट है रखाइन स्टेट। इस रखाइन स्टेट के अंदर रोहिंग्या बेसिकली रहते हैं। शुरुआत आप लोग को पता होगा कि एक एटीएम के अंदर एक गार्ड जॉब करता था और उस गार्ड ने बेसिकली एक वुमेन के ऊपर जो है रेप
के चार्जेस उसके ऊपर लगे थे। और वहीं से कहानी जो है आज बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई है कि रेफ्यूजीज का मामला जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। तो छोटी सी बात, यानी कि छोटी मतलब उस समय की बात जिसने आज इतना ज्यादा जो है वो तूल पकड़ लिया है। तो रखाइन स्टेट के अंदर बेसिकली रोहिंग्याज जो है वो रहते थे, वहां से उनको जो है वो क्या किया गया, माइग्रेंट जो है वो किया गया। तो रोहिंग्या एक जातीय समूह, ज्यादातर मुस्लिम इसके अंदर रहते हैं, पश्चिमी म्यांमार के रखाइन प्रांत से वो रिलेट करते हैं, एक बंगाली लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। तो रखाइन स्टेट के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये जो एक एथनिक ग्रुप है, ये ग्रुप ये रोहिंग्या लैंग्वेज को बोलता है, इसलिए मुस्लिम जो है वो रोहिंग्या मुस्लिम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग बंगाली बोली जो है ये बोलते हैं। म्यांमार ने उन्हें निवासी विदेशी, क्या रेजिडेंट फॉरेनर्स और एसोसिएट सिटीजन्स की जो है उसके अंदर उसको क्या किया है, वर्गीकृत जो है वो किया है, क्लासिफाइड किया है। अब देखते हैं रोहिंग्यास के बारे में कि 2012 में पहली बार शुरू हुई इस हिंसा की कई लहरों के बाद उन्हें बड़ी संख्या में जो है म्यांमार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये जो म्यांमार के अंदर आप लोग देख रहे हैं 2012 की घटना, ये वही घटना है जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था। यानी कि वो जो बेसिकली गार्ड था, एक एटीएम का गार्ड था, उसने किसी महिला से छेड़छाड़ की, रेप चार्जेस उसके ऊपर लगे और धीरे धीरे ये मामला जो है वो बहुत तूल पकड़ने लगा। तो रोहिंग्या पहली बार 2012 के अंदर ही कहां पर आए थे, दिल्ली के अंदर पहली बार इनका भारत के अंदर जो है वो आगमन हुआ था। अगर हम लोग बात करें इनके डिपोर्ट की, तो ह्यूमन राइट वॉच HRW की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2018 से भारत ने 12 रोहिंग्यों को म्यांमार निर्वासित जो है वो किया है। ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, इनको डिपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी म्यांमार के अंदर हमने इनको डिपोर्ट कर दिया है। एक मैसेज जो है वो कन्वे होता है कि हम इनका जो है वो कोई शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहते, लेकिन जो जाने के लिए तैयार हैं उनको वापस भेजने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो यह दावा करते हुए कि वह स्वेच्छा से जो है वो चले गए थे, वो अपनी मनमर्जी से गए थे, भारत ने कोई इनको फोर्स नहीं किया था, वो जाना चाहते थे, वॉलेंट्री उन्होंने क्या किया था, यहां से लेफ्ट किया था, जो है मूव किया था फ्रॉम इंडिया टू म्यांमार। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर स्टेटस की, तो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि संसद जो है, पार्लियामेंट, उसको इन्फॉर्म किया कि भारत में लगभग 40,000 जो है रोहिंग्या रहते हैं, जिनमें से लगभग 5,700 जम्मू, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के अंदर हैं। तो ये ह्यूज नंबर है, कम नंबर नहीं है, 40,000 बहुत बड़ा नंबर है। तो इनमें से लगभग 5700 जो व्यक्ति हैं वो जम्मू, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के अंदर रहते हैं। देखिए यहां पर साउथ का केवल एक स्टेट हमको दिखाई दे रहा है। ये भी अपने आप में एक एनालिटिकल एक जो है वो अप्रोच आपको रखनी चाहिए जब भी मेंस के अंदर आंसर राइटिंग करें, तो वहां पर आप लोग इस चीज को डिफाइन करें। ठीक है, जैसे ब्रैकेट में आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये साउथ का स्टेट है। फिर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जो एजेंसी है, यूएन रिफ्यूजी एजेंसी, इनमें से केवल 16,000 के बारे में कहा जाता है कि वे संयुक्त राष्ट्र जो है शरणार्थी एजेंसी के साथ में क्या है, रजिस्टर्ड हैं। तो बेसिकली यूएन रिफ्यूजी एजेंसी है, उनके साथ में केवल 16,000 ही जो है वो रजिस्टर्ड है, वो एज ए रिफ्यूजी रजिस्टर्ड है, उन्होंने दूसरे देशों के अंदर शरण ली है, लेकिन कुल मिलाकर इनकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 40,000 है। ठीक है, तो भारत में शरणार्थियों की स्थिति और 1967 के प्रोटोकॉल से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता जो है वो भारत नहीं है। तो 1951 के अंदर जो कन्वेंशन हुआ था रिफ्यूजी से रिलेटेड, भारत ने उस प्रोटोकॉल पे जो है वो साइन नहीं किए थे, भारत उसका हिस्सा नहीं है। जबकि हम लोग इसके बात करें कि इनके अंदर एक्ट कौन कौन से काउंट होते हैं, तो द फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो है वो काउंट होता है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 है, फिर 1920 का पासपोर्ट एंट्री इंडिया है ना, एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 है, द सिटीजनशिप एक्ट है, ये तो 1955 आप अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 to 11 की यहां पर बात की जा रही है। तो 5 to 11 जिसके अंदर सिटीजनशिप का मेंशन किया गया है, तो इनको सिटीजनशिप जो है वो तो मुश्किल ही मिल पाए, लेकिन फिर भी भारत के अंदर एज ए रेफ्यूजी इन्होंने एंट्री ली है, 40,000 के आसपास है। तो ये इनलीगल जो माइग्रेंट्स हैं इनके बारे में देखते हैं, तो फॉरेन जो नेशनल्स हैं हु एंटर द कंट्री विदाउट वैलिड ट्रेवल, ये जो है वो बिल्कुल अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से जो है इनको प्रवासी यहाँ का माना जाता है, विदेशी नागरिक की तरह इन्होंने प्रवेश किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं, 40,000 के आसपास जनसंख्या इनकी है। रिफ्यूजी की क्या स्थिति है, शरणार्थी की स्थिति पर 1951 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और उसके बाद 1967 के प्रोटोकॉल के तहत एक शरणार्थी रेफ्यूजी कोई भी व्यक्ति है जो अपने मूल देश से बाहर है, नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिज्म
नेशनलिटी, रिलीजियन, रेस, मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल एंड ओपिनियन। तो इसके आधार पर जो है इनकी क्या की जाती है, पहचान की जाती है। तो जो अपने देश के बाहर रह रहा है वो क्या कहलाएगा, एक रिफ्यूजी जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली अब देखिए यहां पर हमारे लिए समझने का मुद्दा क्या है। आप लोगों ने कई जो है वो शेल्टर्स देखे होंगे आसाम के अंदर। आप आसाम के अंदर पहली बार शेल्टर जो थे वो बनाए गए थे, शुरुआत वहीं से हुई थी भारत के अंदर एंट्री को लेकर। लेकिन अब पूरे भारत के अंदर जो है वो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ये लोग फैल चुके हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा यूपी, जम्मू के अंदर जो है ये अभी रह रहे हैं। फिर राजस्थान का नंबर आता है। ठीक है, कुछ एक संख्या जो है यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, तेलंगाना के अंदर इनकी जनसंख्या है। तो ओवरऑल 40,000 के आसपास है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इनके 16,000 होने की ही जो है वो रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि भारत बेसिकली जो काम करता है वो ह्यूमन राइट्स के लिए करता है। राइट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, एक तो हम लोग बात करते हैं मानवाधिकार की, और एक हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स, आप चाहे किसी भी कंट्री के अंदर पैदा हो जाइए, आपको जन्म के साथ ही बाय बाय बॉर्न जो है वो आपको मिलते हैं। और हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो पर्टिकुलर जिस कंट्री में आप लोग रह रहे हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 21 ये फ्रीडम हम लोग को देता है कि हम लोग जो है वो अपने आप से जी सकते हैं, स्वतंत्र होकर फ्रीली मूव कर सकते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों को मेंस आंसर राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, आपके आंसर को बहुत एनरिच कर सकती है। चलिए, दिल्ली से जुड़ी अगली खबर भी है कि बेसिकली दिल्ली पुलिस यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। दिल्ली पुलिस जो है वो इस चीज का अब जो है वो यूज करने जा रही है इस टेक्नोलॉजी को। क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया के लिए नई है या पहले से ही है? देखिए, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पर फेशियल रिकॉग्निशन ऑलरेडी यूज हो रहा है। सबसे पहले इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं पे इसका यूज किया गया था। कैसे होता है वो हम लोग इसके अंदर समझने वाले हैं, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूं कि कल जो है हम लोग एक कार के अंदर सफर कर रहे थे। तो हम में से जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, बहुत रेपुटेड पोस्ट पे है। तो अब हम लोग जो कार थी वो एक टैक्सी कार थी। उस टैक्सी कार के अंदर जब हम लोग सफर कर रहे थे तो बेसिकली वो जो विंड स्क्रीन है वहां पर जो बारकोड लगा होता है, ठीक है, वो स्कैन ना कर पाए, इसीलिए जो आगे बंदा बैठा था उसने क्या किया, उसके नीचे मोबाइल लगा दिया। अब स्कैनर जो था वो उस बारकोड को स्कैन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पीछे जो था मोबाइल लगा हुआ था। उसने ऐसे हाथ से जो है मोबाइल लगा लिया। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आखिरकार इसमें हुआ क्या, कि वो स्कैन क्यों नहीं कर पाया मोबाइल लगाने के बाद में, ऐसा क्या हुआ कि, और कौन सा प्रिंसिपल इसके ऊपर काम करता है। आप लोगों को पता होगा RFID के ऊपर काम करता है ये, तो इसमें क्या प्रोसेस हुआ मुझे आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए फेशियल रिकॉग्निशन की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है इसमें हेल्प ली जाती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पोटेंशियल इसका, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि जब भी किसी भी व्यक्ति के चेहरे को हम लोग स्कैन करते हैं तो हर चेहरे की बनावट अलग अलग होती है। उसका नाक नक्शा अलग होता है, उसका नाक अलग है, होठ अलग है, उसके गाल अलग हैं, उसकी आंखें अलग हैं, उसका फोरहेड जो है वो अलग है, उसकी साइज, डायमेंशन सब अलग अलग रहते हैं। इसलिए जो भी जिस भी व्यक्ति का स्कैनिंग चल रहा है उसके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है। और जो सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होता है वही सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो और ये जो होता है वो 3D के अंदर किया जाता है। 3D मतलब 3 डायमेंशंस के अंदर जो है वो इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो चेहरे पहचानने की तकनीक जो है वो बेसिकली क्या करती है, 2 इमेजेस को क्रिएट करती है, ठीक है, और उसकी क्या करती है, तुलना करती है। ऑलरेडी उसके पास में से ऑलरेडी सेव है ना, उसके जो मेमोरी है उसके अंदर एक फेशियल रिकॉग्निशन ऑलरेडी सेव है, वो उसके साथ मैच करके देखता है कि वाकई में ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है ये वही व्यक्ति है कि नहीं है जिसका डेटा जो है वो मेरे पास में सेव है, ठीक है। और रिसेंटली आप लोग को पता है इंडियन जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर भी इसको यूज किया गया था, चेहरे पहचानने की तकनीक को, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को। देखिए यहां पर कुछ डायमेंशंस के आप लोगों के मैंने जो है एग्जांपल सामने रखे हैं। जैसे आंखें हैं तो आंखें जो हैं वो इस डायमेंशन के अंदर है, ट्रायंगुलर शेप में। अब हो सकता है कि किसी की आंखें जो बड़ी हैं, मान लीजिए कि ज्यादा जो है उनका जो है ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो वो ये डिस्टेंस और भी ज्यादा कवर कर देगा, यहां तक हो जाएगा फिर वो, तो ये डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाएगा। और जैसे डायमेंशन चेंज होगा तो ये ऊपर वाली लाइन जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। नाक जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे चौड़ाई जो है वो इस महिला के लिए इतनी बता रहा है,
ठीक है, अब किसी महिला की नाक चौड़ी है या पतली है तो ये डायमेंशन जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो ये हर व्यक्ति का अलग अलग डायमेंशन होता है जिसके आधार पर यही इनको मेजरमेंट करके एक फेशियल रिकॉग्निशन दिया जाता है। अब देखिए क्या काम में लेंगे, पुलिस जो है इसको लापता लोगों की खोजने में मदद देगी। जितनी अपराध हैं उनको जो है अपराधियों को पहचानने में मदद करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका रिकॉर्ड रहता है। जो भी व्यक्ति जो है वो ऑफेंडर है, उसने जो अपराध कर रखा है उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के पास में है। वो क्या करेगा, उसके सामने कोई भी बंदा आता है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ ये वही था जिसने पहले भी जो है अपराध किया था। तो लापता बच्चों की पहचान हो पाएगी। अप्रैल 2018 के अंदर दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किए गए चेहरे की पहचानने की तकनीक को दिल्ली पुलिस परीक्षण ने लगभग 3000 जो है बच्चों को सही पहचानने में इसमें मदद मिली थी। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो पोटेंशियली बेनिफिट्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, चलिए अगर हम लोग ये पहचान कर लेते हैं और इसका सत्यापन भी कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आउटकम्स जो है वो बहुत बेहतरीन आएंगे, बच्चों को हम लोग खोज पाएंगे, अपराधियों की पहचान कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहचान नागरिक ऐप एक ऐप है, सिटीजन ऐप है, यानी कि पहचान है उसका नाम, उसकी बेसिस पर जो है इसको डेवलप किया गया है दिल्ली पुलिस के लिए भी। तो उपयोगकर्ता को अखिल भारतीय आपराधिक डेटाबेस के खिलाफ चेहरा चलाकर, यानी कि चलाकर मतलब इसको पहचान कर जो है वो बेसिकली एक डेटाबेस जो है वो तैयार किया गया था। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बैंकों या फिर एयरपोर्ट्स की बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी मेजर्स के लिए ये सब किया जाता है। सरकार की डीजी यात्रा नीति भारत में हर हवाई यात्री को एक निर्बाध, यानी कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के और पेपरलेस जो है वो यात्रा करने का अनुभव जो है वो भी जो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। क्योंकि आपके पास में मान लीजिए आईडी कार्ड नहीं है या फिर आपके बैग में रखा है तो उसको निकालते हैं, दिखाते हैं, वो चेक करता है। तो अगर ऑलरेडी वहां पर फेस रिकॉग्निशन एक टेक्नोलॉजी का कोई इक्विपमेंट लगा है तो उसमें आइडेंटिटी कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको क्या कर लेगा, वहां पर आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, चलिए जरूरत पड़ने पर नागरिक सत्यापन में मदद करता है और फर्जी आईडी को पहचान लेता है, देख लेता है भाई ये फर्जी आदमी है, आ चुका है, इसको जो है अलग करो। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या है कि ड्रास्टिकली रिड्यूस ह्यूमन टच पॉइंट। आप कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हैं वहां पर आपका टच पॉइंट जो है वो कहीं भी नहीं जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ जो है वो किसी चीज के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली जो है वो अपने प्रोसेस को इजी कर सकते हैं, इंसानों को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो चेहरे की पहचान के लिए अन्य प्रकार के सुरक्षा उपायों की तुलना में कम मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे फिंगर प्रिंटिंग हम लोग कहते हैं, है ना। तो फिंगर प्रिंटिंग के लिए बहुत कम जो है रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग इसके इंटरनेशनल यूजेस की बात करें तो इंटरनेशनल यूजेस में एक जो सिटीजन है वो एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो इजीली जो है वो वहां पर उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो सामने आ सकती है और जितने भी इंटरनल सिक्योरिटीज हैं उनके मामलों को सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, चाइना का है। चाइना जो है सबसे पहले इस चीज का क्या किया था, यूज किया था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें एक्यूरेसी रेट्स फॉल स्टार्कली बेस्ड ऑन रेस एंड जेंडर, तो आपकी नस्ल और लिंग के आधार पर सटीकता की दर में जो है वो भारी गिरावट आती है। क्योंकि यहां पर जो है जैसे मान लीजिए कि आप लोग ऑन लिंगुअल बेसिस किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेस आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो अब जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा केवल चेहरे के बेसिस पे। कई बार आप किसी का आईडी कार्ड देखते हैं तो आईडी कार्ड किसी भी ऑफिसर के द्वारा देखा जाता है तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस कास्ट से है, कौन सा जो है रेस से बिलोंग करता है, तो उसके मन में उसके चेहरे पे हाव भाव जो है वो बदल जाते हैं। तो बेसिकली अब जो है वो क्या हो जाएगा, वो देख ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तो फेशियल रिकॉग्निशन है। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, गलत निकल जाते हैं कई बार। और अब ये किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। और कई बार आप लोग देखते भी होंगे कि एयरपोर्ट्स के ऊपर मिस्टेक जो है, ह्यूमन एरर हर जगह होती है। तो जितने भी सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो चेक करते हैं इस चीज को, ठीक है, कस्टम्स वाले चेक करते हैं तो उनसे गलती हो सकती है, वैसी गलतियां जो है वो इसके अंदर नहीं होती हैं। तो दिल्ली पुलिस अपने चेहरे की इस पहचान की तकनीक के द्वारा लगभग 80% से अधिक समानता वाले मैचों को सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव जो है उस रिजल्ट के अंदर जो है वो मानती है कि बिल्कुल ये पॉजिटिव है। 80% जो है वो हमेशा ये काम करता ही करता है। ठीक है, चलिए व्यक्तिगत और सामाजिक गोपनीयता के लिए हम लोग बात करें इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, जो भी थ्रेड्स है उस थ्रेड से इनको बचाता है। फिर हम लोग बात करें एफआरटी सिस्टम की, तो एफआरटी जो प्रणाली है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
ठीक है, जिसे पुट्टुस्वामी के फैसले के अनुसार हम लोग देखें तो गोपनीयता का एक मौलिक अधिकार है। तो राइट टू प्राइवेसी हम लोग कहें तो वो बेसिकली फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर कहा था कि कोई व्यक्ति अपने घर में, अपने मकान में, अपने कमरे में कोई क्या कर रहा है ये उसका प्राइवेसी मामला है, किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर में, मीडिया के अंदर इतना हाईलाइट उसको कर देते हैं कि वो उस कमरे में, उस घर में जाकर भी, खुद के घर में जाकर भी इतना परेशान होता है, तो आपने उसकी प्राइवेसी जो है वो क्या कर दी है, पूरी तरीके से खत्म कर दी है। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या माना, एक मौलिक अधिकार जो है वो माना था पुट्टुस्वामी के केस में, काफी फेमस केस था। तो बड़े पैमाने पर रिकॉर्डिंग, इसके साथ में ही जो इमेजेस हैं, इसके साथ में एनालिटिकल जो डेटाज हैं, वो क्या हो जाते हैं इसके अंदर, बहुत जो है उसकी जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि इसका मतलब है कि ऐसा करना संभव नहीं होगा। राज्य के बारे में जाने बिना किसी रूप में जो है वो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब इन सभी एविडेंस की जो है वो कम से कम जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग बात करें फंक्शन क्रीप की, है ना, तो फंक्शन क्रीप जो है ये इशू है, इसके अंदर क्या है समझते हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआरटी यानी कि लापता बच्चों को खोजने से लेकर निगरानी तक के उद्देश्यों को एक वाइड एंगल प्रदान करने के लिए जो फंक्शनल क्रीप है, इस चीज को जो है वो अपनाया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें कि एक टेक्नोलॉजी है जिसमें धीरे धीरे अपने जो ऑब्जेक्टिव है इसको व्यापक यानी कि थोड़ा वाइड रेंज जो है उसके शामिल करते हुए और पूरा करने का दायरा जो है वो बढ़ाती है। जैसे किसी लापता बच्चे को खोजना है, अगर खोजना है तो आपको अपना एंगल जो है, रेंज, उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसी को क्या कहा जाता है, फंक्शनल क्रीप जो है वो कहा जाता है। और ये कब पॉसिबल हो पाता है, जब जितने भी अपराधी हैं जो कि पहले भी बच्चों को चुरा चुरा चुके हैं, है ना, उनका जो है बहुत तेज गति से, बहुत फास्टली जो है इनका रिकॉग्निशन किया जाए। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये सभी इश्यूज जो हैं वो हमारे लिए काम जो है मेंस के अंदर काम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर ये फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो भारत में एफआरटी की प्रभावशीलता, सटीकता और संभावित पूर्वाग्रह को प्रभावित करने वाले कारकों में त्वचा का रंग, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और इसमें रिलीजन है, इसमें कास्ट है, वो सब चीज जो है वो इसके अंदर शामिल है। कंक्लूजन पर अगर हम लोग आते हैं तो नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एएफआरएस के लिए एनसीआरबी का प्रस्ताव है कि जिसका इस्तेमाल तस्वीरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए किया जाएगा, जो पासपोर्ट, ठीक है, इसके साथ में ही सीसीटीएनएस, आईसीजेएस एंड प्रिजन्स हैं, जेल हैं। ठीक है, मंत्रालय के जो जितने भी खोया पाया यानी कि जो गुम हो चुके हैं, कुछ मिल गया है आदि जैसे विभिन्न जो डेटाबेस हैं उनको एकत्रित करके अपराधियों की पहचान जो है वो तेजी से हो पाएगी। तो एनसीआरबी ये कहता है कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन होगा तो हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा प्रोसेस, बहुत जल्दी जो है प्रोसेस के अंदर ला सकते हैं, आइडेंटिफाई जो है वो हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है इस कंक्लूजन के अंदर इंक्लूड होता है कि तेलंगाना जैसे राज्य हैं, पंजाब जैसे राज्य हैं, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उन्होंने जो है इसको अप्रिशिएट किया है। बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको भी जो इन्होंने क्या किया है, बूस्ट किया है, अपने डेली रूटीन के काम में इसको शामिल किया है। नेशनल इंटेलिजेंसी ग्रिड की बात हम लोग करें, नेट ग्रिड की, तो एक व्यापक ए प्रोजेक्ट टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड सर्चेबल डेटाबेस। तो एक ऐसा डेटाबेस जो है वो नेट ग्रिड के द्वारा बनाया जा रहा है जिसको इजीली जो है एक्सेस किया जा सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, उस डेटा को जो है वापस रिकॉल भी तो करना है। जैसे हम लोग बात करें नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस सिस्टम है, नेत्र की हम लोग बात करें, एलआईएम की हम लोग बात करें, सीसीटीएनएस की हम लोग बात करें, तो बेसिकली ये एक वाइड रेंज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं किसी भी एक सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इनकी कई बार आलोचना जो है वो भी होती है। तो व्यापक निगरानी को सुविधाजनक बनाने, अपारदर्शी होने और स्पष्ट कानून समर्थ या निगरानी तंत्र के बिना लागू करने के लिए आलोचना जो है वो इसकी कई बार जो है वो भी की जाती है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा ना, इतना मैंने समझा दिया है। हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने भी प्रोसेस है उनको फास्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये रिसेंटली क्या किया गया है, इसको अडॉप्ट किया गया है। आगे देखिए, हाउ शुड पब्लिक सेक्टर बैंक बी प्राइवेटाइज्ड। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनको प्राइवेटाइज कैसे किया जाता है। इंदिरा गांधी का समय जो है वो पता होगा, है ना, कई बार आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी एक बहुत डिक्टेटर लेडी, मैं कहता हूं कि अगर इंडिया को कोई सुधार सकता है तो वो एक लेडी थी, वो थी इंदिरा गांधी। आज सब के सब जो है सीधे हो जाते। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो प्राइवेटाइज कैसे होते हैं। तो 1969 के अंदर बैंकों का जो है वो एकीकरण किया गया था, नेशनलाइज बैंक जो है वो किए गए थे। 1949 में भी हुआ था, 1969 के अंदर भी हुआ था। तो नेशनलाइज, पहले समझिए कि नेशनलाइज बैंक कौन कौन से होते हैं।
आप लोगों ने आरबीआई एक्ट पढ़ा होगा, आरबीआई का एक्ट 34। उसके तहत बैंकों को जो है वो आरबीआई के कंट्रोल के अंदर ले लिया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो यूनियन बजट है 2021-22 में सरकार ने दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के अपने निर्णय की जो है वो घोषणा की। इसके साथ में ही एनसीएईआर कि पूनम गुप्ता और अरविंद पनगड़िया के एक हालिया पेपर्स में तर्क दिया गया कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी का जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। ये रिपोर्ट अरविंद पनगड़िया की है, जो कि नीति आयोग के अंदर एज ए जो है मेंबर काम कर चुके हैं। ठीक है, एज ए उपाध्यक्ष जो है वो काम कर चुके हैं, आपको पता है अरविंद पनगड़िया। तो उन्होंने कहा कि एसबीआई को छोड़कर सबको प्राइवेट कर दो। अब क्या प्रोसेस होगा वो हम लोग देखेंगे। तो जितने भी निजी क्षेत्र के बैंक है पीएसबी, ठीक है, तो की तुलना में कहीं अधिक कुशल और कहीं अधिक उत्पादक और बहुत कम भ्रष्ट होते हैं। ठीक है, तो निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी वगैरह आप लोग देखिए, एक्सिस बैंक, वहां पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, जबकि एसबीआई के अंदर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो वहां पर एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, करप्शन बहुत कम होता है, आपका काम जो है बहुत एफिशिएंट तरीके से होता है। ठीक है, आपको लोन लेना है तो निजी बैंक जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, इजी लोन जो है वो अवेलेबल करवाते हैं प्राइवेट बैंक। और गवर्नमेंट के अंदर आप लोग अप्लाई करते रहिए, काम पूरा हो जाएगा लेकिन लोन अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, और होगा तो फिर जानते होंगे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। ठीक है, चलिए, तो निजी बैंकों ने अधिक शाखाएं जोड़ी और नई नौकरियां पैदा की, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दोनों में ही जो है वो गिरावट देखी गई है, चाहे वो नौकरियां प्रोवाइड करने में हो या फिर उनकी जो है ब्रांचेस हैं वो कम से कम खुली हैं। यहाँ तक कि एटीएम जो है वो भी आप लोगों को प्राइवेट बैंक के ज्यादा दिखाई देंगे। अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अनुपातहीन रूप से धोखाधड़ी के जो है वो दोषी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि काम टाइम पे नहीं हो पाता, धोखाधड़ी अगर हो जाती है तो उसका रेजुलेशन नहीं हो पाता। क्या उसका सॉल्यूशन है? ठीक है, क्विक रिड्रेसल सिस्टम जो है वो वहां पर नहीं अपनाया जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेटाइजेशन की। तो आरबीआई के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण हुआ। एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य यानी कि हम लोग बात करें अ बिग बैंग अप्रोच ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑन बैंक में डू मोर हार्म देन गुड। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बेसिकली निजीकरण एक बड़ा धमाका दृष्टिकोण अच्छे से अधिक नुकसान जो है वो कर सकता है। मतलब ज्यादा यानी कि ह्यूज अमाउंट में निजीकरण ना हो, प्राइवेटाइजेशन ना हो, धीरे धीरे किया जाए ताकि लोग जो है उस सिस्टम को समझ पाए। ठीक है, अगर हम लोग रूरल रीच की बात करें तो महानगरीय क्षेत्रों में जहां निजी बैंकों का दबदबा है, प्राइवेट बैंक जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं वहां पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। वहीं गवर्नमेंट जो बैंक जो है वो कहां पर वर्क करते हैं, वो करते हैं रूरल एरियाज के अंदर, उनकी ब्रांच आप लोगों को जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए, पीएसबी ग्रामीण भारत में अधिक एटीएम जो है वो प्रदान करते हैं, है ना। पब्लिक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक वो क्या करते हैं, एटीएम्स रूरल क्षेत्रों के अंदर ज्यादा लगाते हैं। उनको क्या करनी है, फैसिलिटीज जो है वो बेहतरीन नहीं, उनको करना है कि आप उनकी फैसिलिटी जो है वो ज्यादा लोगों तक रीच हो सके, है ना। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की वो बात करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सोशल रेलेवेंस की। तो उदाहरण के लिए निजी बैंक के बैंकों का हिस्सा पीएम जनधन योजना के लगभग 46 करोड़ लाभार्थियों में से सिर्फ 1.3 करोड़ है, यानी कि प्राइवेट बैंक के अंदर केवल इतना हिस्सा है 46 करोड़ में से 1.3 करोड़ का, जबकि पूरा का पूरा यहाँ पर शेयर जो है वो किसके अंदर होता है, गवर्नमेंट के जो है वो बैंक्स कैरी करते हैं। तो वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम लोग बात कर रहे थे, वो इसके लिए बेहतर है। अधिक लाभ पर निजी बैंक अधिक कुशल होते हैं, लेकिन जब उद्देश्य वित्तीय समावेशन होता है तो पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो ज्यादा बेहतरीन काम करते हैं। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस क्षेत्र के अंदर आप लोग मान सकते हैं कि निजी क्षेत्र जो है वो काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकों का एक गवर्नमेंट बैंकों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो किसके अंदर लगता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर लगता है। अगर हम लोग बात करें पीएसबी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसकी, अगर हम लोग ट्रांसमिशन की बात करें तो यहां पर इनकी ट्रांसमिशन जो है वो बहुत इजी तरीके से होती है। मतलब मौद्रिक नीति का जो संचरण है पब्लिक जो है सेक्टर बैंक के अंदर, वहां पर बहुत इजीली किसी भी मनी को जो है मॉनेटरी पॉलिसी को सर्कुलेट आसानी से किया जा सकता है। अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो अकेले निजी स्वामित्व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्वतः ही आर्थिक लाभ उत्पन्न नहीं करता और निजीकरण के अधिक सतर्क और सूक्ष्म मूल्यांकन की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हमको किसकी जरूरत है, पहले तो इवेल्युएट किया जाए बहुत अच्छे ढंग से कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो बैंक है इसमें से ज्यादा एफिशिएंट कौन काम करता है। तो लेक्चर से हम लोग को ये चीज तो डिफाइन हो ही गई कि प्राइवेट बैंक जो है वो ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं लगी, लेकिन
यदि हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो वहां पर पब्लिक सेक्टर के बैंक जो है वो जीत जाते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक हैं वो रूरल एरियाज पे जाना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो कितना फैसिलिटीज को कैरी कर पाएंगे। इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं वहां पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक को प्रीफर करते हैं कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर के बैंक को। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जो है वो तो पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू ही होती है। इसीलिए अरविंद पनगड़िया की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि एसबीआई को छोड़कर बाकी सभी का क्या कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो। चलिए आगे बात करते हैं बेनामी लॉज के बारे में। 1988 का जो लॉज है कुछ उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि उनको जो है वो क्या कर लो, उनको पूरी तरीके से स्ट्राइक डाउन जो है वो कर लिया जाए। जानते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या बैकग्राउंड है, क्या की हाइलाइट्स है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सटेंसिव पावर हम लोग देखेंगे और बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 2016 के बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश की गई एक धारा है उसको क्या कर दिया, असंवैधानिक जो है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको अनाउंस किया है। अधिनियम एक बेनामी लेन देन को किसी भी लेन देन के रूप में परिभाषित करता है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल के लिए संपत्ति एक व्यक्ति को जो है हस्तांतरित की जाती है। ठीक है, बेनामी मतलब किसी के भी नाम नहीं है। मान लीजिए हो सकता है कि किसी के पास संपत्ति हो और उसका जो है वो देहांत हो गया, डेथ हो गई, तो किसकी है, किसी की भी नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है। तो बेनामी संपत्ति जो है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती है, उसको कभी ना कभी जो है वो सरकार अपने एनक्रोचमेंट एरिया के अंदर जो है वो जरूर काउंट करती है। तो 2016 के कानून ने 1988 के मूल बेनामी अधिनियम में संशोधन किया। इसे केवल 9 से बढ़ाकर 72 धाराएं जो है वो कर दी गई हैं। एससी में यानी कि एससी में संशोधन का विरोध हुआ और एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में संशोधन का विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट को 3 मुख्य मुद्दों पर फैसला लेना पड़ा। क्या क्या है, क्या 2016 के अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए विधायी जो है वो मंशा है, मतलब यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव जो इफेक्ट है वो क्या देखने को मिला 2016 के एक्ट को। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो बेनामी संपत्ति के लिए जो और धाराएं जोड़ी गई है इसका थोड़ी क्या है वो विरोध भी हुआ है, लेकिन फिर भी अमेंडमेंट जो है वो 2016 के अंदर इसका किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए इसके बारे में बैकग्राउंड देखिए, क्या 2016 का अधिनियम पहले के अधिनियम की तुलना में अधिक कठोर जो है वो दंड लगाता है, यानी कि ज्यादा जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। क्या यह इसके अधिग्रहण के बजाय बेनामी संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करता है, जिससे आर्टिकल 20 आप लोगों ने पढ़ा होगा 21 जो है, ठीक है, का उल्लंघन होता है। 21 बेसिकली बात करता है किसके बारे में, वो आपराधिक गतिविधियों के बारे में बात करता है और उसी के अंदर बेनामी संपत्ति की जब्ती जो है उसके जो है कई प्रावधान शामिल भी होते हैं, कई धाराएं जो है वो पढ़ी जाती हैं लॉज के अंदर। क्या 2016 का अधिनियम संवैधानिक रूप से मान्य है, ये अपने आप में क्वेश्चन है ना, संवैधानिक की। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बेसिकली इसको इलीगल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो करार दिया है कि असंवैधानिक है। ठीक है, तो धारा 3(2) जो है इसमें इसको देख लेते हैं हम लोग क्या कहती है ये। इसमें 5 सितंबर 1988 से लेकर 25 अक्टूबर 2016 के बीच बेनामी संपत्ति जो है बेनामी लेन देन करने वालों को 3 साल की जो है वो कैद का प्रावधान है। बेसिकली किसी के नाम नहीं है संपत्ति फिर भी जो है ट्रांसफर हो रही है, इनमें 3 साल की जो है वो कैद है। किसी व्यक्ति को इस धारा के अस्तित्व में आने से 28 साल पहले किए गए बेनामी लेन देन के लिए सलाखों के पीछे भेज सकता है। इस प्रकार यह एक जो है वो कठोर सजा है। 2016 के संशोधन अधिनियम की धारा 5 में अगर हम लोग देखें तो इसमें कहा गया है कि कोई भी संपत्ति जो बेनामी लेन देन का विषय है केंद्र सरकार द्वारा जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगी। अदालत ने माना है कि इस प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से लागू जो है वो नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें एक्विजिशन की, तो एक्विजिशन की सरकार का जो है इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या नया वर्जन है वो हम लोग देखते हैं। तो सीजीआई जो है, सीजीआई ने सरकार के संस्करण को खारिज कर दिया, यानी कि 2016 का जो अमेंडमेंट था इसको खारिज किया और 2016 के अधिनियम के तहत संपत्ति की जब्ती, ये हम लोग एक्विजिशन की बात करें, एनकोर्ज की बात करें तो ये क्या है, और क्योंकि यह अभियोजन की प्रकृति में नहीं था इसे अनुच्छेद 20 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो अधिग्रहण है इसको क्या नहीं किया सकता, प्रतिबंधित जो है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो बेनामी संपत्तियां हैं जब वो किसी को ट्रांसफर की जाती है, उनपे किसी का नाम नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, और फिर जब उनको ट्रांसफर किया जाता है तो लगभग 3 साल की कैद जो है वो उनको हो सकती है और इसके अंदर जुर्माना जो है उसका प्रावधान भी रखा गया है, या दोनों जो है वो भी मिलाकर हो सकता है। तो काल्पनिक और दिखावटी लेन देन का नया वर्ग जो है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं एक न्यू क्लास जो है वो इसके अंदर है। तो अदालत ने देखा है कि 2016 के अधिनियम ने न केवल लेन देन की निंदा की
जिन्हें पारंपरिक रूप से बेनामी संपत्ति के रूप में दर्शाया गया था, बल्कि काल्पनिक और दिखावटी लेन देन का भी एक नया वर्ग जो था वो तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अभियोजन यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, जब्ती की कार्रवाई को रद्द जो है वो कर दिया गया। संबंधी अधिकारी 2016 के अधिनियम अर्थात 25 अक्टूबर 2016 के लागू होने से पहले किए गए लेन देन के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने या जब्त करने की कार्रवाई शुरू जारी जो है वो नहीं रख सकते हैं। 2016 से पहले अगर कोई लेन देन हुआ है तो वो कार्रवाई जो है वो जारी नहीं रहेगी। उन सबको जो है वो क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्सटेंसिव पावर क्या कहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में, तो व्यापक शक्तियां जो हैं वो कहती हैं कि अदालत ने यह भी नोट किया कि अधिनियम के अधिकारियों को खोज, निरीक्षण यानी कि डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, कंपेलिंग अटेंडेंस एंड कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू ऑफिशियल, तो ये जो है इसकी बेसिकली एक व्यापक शक्ति जो है वो भी प्रदान करती है। ठीक है, पुलिस अधिकारियों की सहायता जो है वो इसमें कैसे हो सकती है, देखिए इसने अधिकारियों को सूचना देने के लिए पुलिस अधिकारियों, सीमा शुल्क अधिकारियों, आयकर अधिकारियों आदि की सहायता लेने का भी जो है वो अधिकार दिया है कि आप लोग जो है बेनामी संपत्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस और इनके साथ में इन व्यक्ति की जो है वो भी आप लोग सहायता ले सकते हो। झूठी सूचना देने वाला व्यक्ति के ऊपर देखिए, जो व्यक्ति किसी भी प्राधिकारी के समक्ष गलत सूचना देता है अपनी संपत्ति को लेकर, ठीक है, उसे 2016 के अधिनियम की धारा 54 के तहत 5 साल की कठोर कारावास जो है वो हो सकता है। अगर मान लीजिए वो गलत सूचना देता है किसी भी संपत्ति को लेकर जो कि बेनामी अनाउंस होने वाली है, उसको लेकर यदि कोई भी जो है स्टेटमेंट देता है, गलत है वो स्टेटमेंट, तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। बेनामी प्रॉपर्टी क्या है, यह वही है जिसका कानूनी मालिक वास्तविक मालिक से अलग है। ठीक है, कानूनी मालिक, वास्तविक मालिक जो है जिसके अभी जो है वो एनकोर्स के अंदर एरिया है जिसने कब्जा कर रखा है लेकिन उसके नाम नहीं है, तो जिसके नाम है ऑन डॉक्यूमेंट्स वो क्या है, कानूनी मालिक है। तो बेनामी संपत्ति में शामिल है अचल संपत्ति जैसे जमीन है, फ्लैट है, घर है, चल संपत्ति जैसे सोना है, स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक्स हैं उसके पास में, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है, बैंक जमा है आदि जो है वो किसमें होते हैं, उनके इमूवेबल जो एसेट्स होते हैं उनके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए यह संपत्ति बेची जाती है तो बिक्री से प्राप्त आय को भी बेनामी संपत्ति माना जाता है। समझ गए आप लोग, इनको खरीदा, बेचा, ट्रांसफर किया जाता है तो भी उसको अंदर क्या किया जाता है, बेनामी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग के बारे में। रिसेंटली मीटिंग जो हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गजेंद्र सिंह बैठे हैं बीच के अंदर, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। इन्होंने जो है इस पूरी मीटिंग को क्या किया है, हेड किया है। ठीक है, और जल शक्ति मंत्रालय जो है 2019 के अंदर इसका गठन किया गया था, बनाया गया था, और पहले मंत्री जो है जल शक्ति मंत्री वो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है बने थे। बेसिकली 3 मिशन थे, उनको आपस में यहाँ पे कंबाइन कर दिया था। स्वच्छ भारत मिशन था, जल संसाधन मंत्रालय था, ऐसे करके 3 डिपार्टमेंट जो है उनको कंबाइन करके एक जल शक्ति मंत्रालय जो है वो बनाया गया था। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इस सेक्शन के बारे में भी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, की हाइलाइट्स हैं, और गंगा वाटर ट्रीटी जो है 1996 वो क्या कहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त नदी आयोग है, एक जॉइंट जो है वो एक रिवर कमीशन है कि 38वीं बैठक के दौरान गंगा, तीस्ता और कई छोटी नदियां हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं फेनी नदी के बारे में, तो फेनी नदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो फेनी जो है वो हमारे इंडिया की नागालैंड जो है, सॉरी नागालैंड नहीं, त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा से प्रवेश करती है कहां पर, बांग्लादेश के अंदर। तो फेनी नदी पर बेसिकली एक पुल भी जो है वो बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसकी बाउंड्रीज को लेकर कई बार डिस्प्यूट जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हो जाता है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं गंगा, तीस्ता इन रिवर्स के बारे में, और इसको जेआरसी जो है वो हेड की गई है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। तो यहां पर आप लोग देखिए कि यह है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। ठीक है, यह है इंडिया वाला पोर्शन, और यहां पर जो है इंडिया के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे त्रिपुरा है तीनों तरफ से घिरा हुआ है, यहां से भी फेनी नदी जो है वो निकलती है। अगर हम लोग तीस्ता की बात करें, तीस्ता को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, गंगा को आप लोग देख लीजिए। तो बेसिकली भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो डिस्प्यूट है इसको सुलझाने के लिए एक जॉइंट कमीशन जो है वो किया गया है। फिर देखिए कुशियारी नदी की अगर हम लोग बात करें तो जेआरसी ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को जो है वो क्या है, अंतिम रूप जो है वो दिया है। ठीक है, इस एमओयू को क्या दिया है, अंतरिम रूप दिया है। इसके बाद में फेनी नदी, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, फेनी नदी पर पानी का सेवन जो बिंदु है, यानी कि जहां पर फेनी नदी का जो इंटेक पॉइंट है त्रिपुरा में सबरूम शहर की पेयजल जो है उसकी पूर्ति करती है। फेनी नदी पूरा करने के लिए फेनी नदी पर पानी के जो है इंटेक पॉइंट पर डिजाइन और स्थान को जो है अंतिम रूप दिया गया है। तो ये जो फेनी नदी है वो काफी चर्चा के अंदर रहती है।
दोनों पक्षों ने बेसिकली इसकी बात की, भारत ने भी बात की और बांग्लादेश ने भी बात की। इंफॉर्मेशन जो थी उसको क्या किया, एक्सचेंज किया। ठीक है, नदी तट जो है संरक्षण का कार्य, रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क जो है उनके बीच में किया गया। कॉमन बेसिन जो है मैनेजमेंट वो किया गया। द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो इस पे जो है वो चर्चाएं की गई। ठीक है, तो गंगा नदी जल बंटवारा संधि, ये बेसिकली ट्रीटी जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो चुकी है पहले भी। दोनों पक्ष गंगा जल बंटवारे संधि 1996 के प्रावधान के तहत बांग्लादेश द्वारा प्राप्त पानी के मैक्सिमम उपयोग के लिए जो है वो क्या करते हैं, इस पर सहमत हुए कि बांग्लादेश जो है इसका यूज कर सकता है, जो भी गंगा का पानी बांग्लादेश के अंदर जा रहा है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गंगा को बांग्लादेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके साथ में ही जो क्विज है वो भी आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सितंबर के फर्स्ट वीक को हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर के आप लोग नोट जो है वो जरूर से बनाइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।